अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट पेज ओपन करें आप अपना, पेज नंबर 136। आज बेटे हम स्टडी करेंगे एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी, व्हाट इज़ एंट्रोपी? एंट्रोपी हम इसको पहले मैं आपको रीड आउट करूँगी, देन इंशाल्लाह जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक हमारा है 6.11, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंट्रोपी इज़ द मेजर Entropy is the measure of the number of ways energy can be distributed within the system at a specific temperature. When the energy is distributed in more ways, a system is more stable. Entropy can both be thought of as measure of the randomness or disorder of a system. The higher the randomness or disorder, the greater the entropy of the system. The system becomes energetically more stable when it becomes more disordered. हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? एंट्रोपी की। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सिस्टम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या डेफिनेशन आपकी बुक में इसकी राइट है कि किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, जो भी आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज हैं कि एनर्जी जो है वो इस पूरे सिस्टम में किस तरह बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, बहुत सारे वेज है ना कि एनर्जी किस किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इन तमाम के तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज हो रही है, जब उनको मेजर किया जाए तो मेजरमेंट ऑफ डैट एनर्जी, इन एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? एंट्रोपी कहेंगे। ठीक है, जब एनर्जी किसी भी सिस्टम में बेटे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैंने आपको बताया कि उसके बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, तो सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी जो है उसकी वजह से, पहले तो हम लोग ये बता दिया ना हमने कि वो एक मेजरमेंट है किस चीज़ की? नंबर ऑफ वेज ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेजरमेंट है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन एंट्रोपी को हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट है किसकी? डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम की या रैंडमनेस की। ठीक है, रैंडमनेस का मतलब होता है रैंडम हम क्या कहते हैं कि मतलब रैंडमनेस, कोई उसकी जो है वो डायरेक्शन नहीं होती, कोई उसका हम लोग फिक्स उसको अमाउंट नहीं कह सकते। डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेसिफिक जो है वो फेज़ नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता, उसका एक स्पेसिफिक शेप नहीं हो सकती, जहाँ दिल कर रहा है रैंडमली जो है एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो एंट्रोपी की वजह से सिस्टम में डिसऑर्डर आता है या रैंडमनेस आती है। ठीक है, जितनी किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी ही उस सिस्टम की बेटे एंट्रोपी जो है वो भी ज़्यादा होगी। और इसी तरह से वो सिस्टम भी ज़्यादा एनर्जेटिकली जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जितना ज़्यादा जो है वो डिसऑर्डर होगा। बड़ी कॉमन सी बात है, हमने जो पढ़ ली है बेटे। एंट्रोपी में हमने क्या पढ़ा कि एंट्रोपी जो है वो मेजरमेंट है किसकी? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी जो है वो बहुत सारे वे से जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने से सिस्टम में एक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि एंट्रोपी जो है उसकी हम एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं, और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि एंट्रोपी जो है वो मेजरमेंट है किसकी? रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम की। जितना किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डर जो है वो जितना हाई होगा, उतनी ही उस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर होगी, और वो सिस्टम ज़्यादा एनर्जेटिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे उसमें डिसऑर्डर जो है वो आता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस छोटी सी 4-5 स्लाइड्स में क्या याद करना है? आपने एंट्रोपी की सिर्फ जो है वो डेफिनेशन याद करना है और ये बताना है कि एनोट्रोपी जो है वो कहाँ की, किस सिस्टम की जो है वो ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। बस ये चीज़ जो है हमने इसमें यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर हो गया? अब आप लोग लिख लोगे ना इसकी डेफिनेशन, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर? आगे चलें बेटे। ये आपकी बुक में यहाँ पे एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखी हुई है, या सिंपल मतलब आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसकी। हम लोग बहुत इजी भी वर्ड में भी इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एंट्रोपी को। व्हाट इज़ एंट्रोपी? आप लोग यूँ लिख सकते हो, इट आल्सो सर्व एज ए मेयर ऑफ, इट इज़ अ, या सिंपल आप लिख सकते हो, इट इज़ अ मेयर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ठीक है, ज़्यादा इजी डेफिनेशन अगर आप लोगों ने लिखनी है तो आप लोग क्या कह सकते हो? इट इज़ अ मेयर ऑफ अ सिस्टम्स मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम के
सिस्टम के अंदर मालिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है, उनका जो डिसऑर्डर है या रेंडमनेस है उसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रोपी कह लेंगे। क्या मैंने कह दिया, मेजर ऑफ ए सिस्टम्स मालिक्यूलर डिसऑर्डर और रेंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक आपका है 6.11.1। We can show that molecules in a vapor diffuse by chance by thinking about the probability of finding them at one place or any one time. Consider the simplified model shown in figure 6.10. There are 8 ways for these molecules to arrange themselves in 2 jars by diffusion from jar A to jar B, that is calculated as under number of molecules in A is equals to 3, number of jars is equals to 2, number of possible arrangement is equals to 2 ratio power 3, 8. Similarly, if we have 5 molecules initially in jar A, the possible ways of arrangement is 2 ratio power 5, that is 32. If there are 100 molecules, the probability will be 2 ratio power 100. A general formula x ratio power y can be written for the calculation of probability, where x is the number of places and y is the number of particles to be arranged. Diffusion happens because there is a large number of ways of arranging of molecule. The concept of number of ways of arrangement, either particles or the energy within these particles, helps predict whether it can happen or not. अगला टॉपिक जिसकी मैंने भी रीडिंग की है बेटे, रीडिंग करने का मकसद, रीडिंग तो आप सभी कर सकते हैं, मुझे भी ये बात का आइडिया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता, मैं बताना चाह रही हूँ। रीडिंग करने का मकसद ये होता है कि आपकी पेपर तो आपका आपकी बुक से ही आना है, ठीक है। रीडिंग करने का मकसद ये होता है कि हो सकता है एक्सप्लेनेशन में कोई वर्ड, कोई लाइन मेरे से स्किप हो जाए। आप जब रीड आउट करो और आपको उस वर्ड का मतलब ना हो, कोई डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी आ जाए, तो मैं साथ साथ जो है आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। इज़ दैट क्लियर? चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने क्या पढ़ा कि जब मैंने आपको जो भी रीड आउट किया है टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, मालिक्यूल्स जो हैं, मालिक्यूल्स इन अ वेपर, वेपर फॉर्म में जो मालिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? डिफ्यूज़ होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। आपने कंसिडर करना है सिंप्लीफाइड मॉडल। आपको एक डायग्राम यहाँ पे जो है आपकी बुक पे यहाँ पे शो हो रही है, आपको यहाँ पे मैंने इनलार्ज करके दिखाई। ये आपके पास 2 जार्स हैं, गैस जार, ये गैस जार है, ये भी गैस जार है। इसको हमने क्या कह दिया, गैस जार ए, और इसको हमने क्या कह दिया, गैस जार बी, और इन दोनों के दरमियान में क्या है, पार्टीशन। अब यहाँ पे देयर आर 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 8 डिफरेंट वेज हैं, यानी कि 8 डिफरेंट तरीके हैं जिससे मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने आप को इन 2 जार्स में बेटे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे या डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम जार ए टू जार बी। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड मैं बोल रही हूँ जिसको हम लोग कह रहे हैं डिफ्यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन से आप सब फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हमने डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन होती है बेटे किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का या और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो भी होंगे। यहाँ पे हम गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं गैस मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दूंगी। फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, उनका ट्रांसफ़र होना कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लो की तरफ जाना जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, 2 जार्स हैं, एक गैस जार ए है, एक गैस जार बी है। गैस के मॉलिक्यूल्स गैस ए, जार ए से डिफ्यूज़ करेंगे टूवर्ड गैस जार बी। डिफ्यूजन मैंने क्या बता दिया, ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से लो की तरफ मूव करते हैं और उसको तक मूवमेंट होती रहती है जबकि बैलेंस एक नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की अरेंज होने के लिए इन 2 जार्स में हमारे पास 8 डिफरेंट वेज होंगे। कितने होंगे, 8 डिफरेंट वेज। वो 8 डिफरेंट वेज हमें कैसे पता चला कि 8 डिफरेंट वेज हैं बेटे, उनको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है वो मैं आपको जो है रिटन फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोग जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा था 2 जार्स हैं, ठीक है। 2 जार्स में जो गैस मॉलिक्यूल जो हैं जो अपने आप को अरेंज करेंगे
बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए जो है अपने आप को अरेंज करेंगे, लेकिन वो अरेंज कैसे करेंगे, हमने कहा 8 डिफरेंट वेज। अब ये जो वर्ड मैं 8 बोल रही हूँ, ये कैसे मुझे पता चला कि 8 डिफरेंट वेज हैं? तो बेटे यहाँ पे आपको एक फार्मूला जो है बेटे वो याद रखना है। फार्मूला हमारा कौन सा है? फार्मूला जो हमने याद रखना है वो है x रेशो पावर y। ये वाला फार्मूला जो है हमने याद रखना है। ये x क्या है? यहाँ पे x रेशो पावर y, ठीक है, ये फार्मूला है। x क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस। x क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस। एंड व्हाट इज y? y है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमारे पास जो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि हमने 2 जार्स लिए, ठीक है, ये 2 सपोज जार्स हैं आपके पास, ठीक है। ये कौन सा है? ये पार्टीशन है, यहाँ पे हमने पार्टीशन कर दी, ठीक है। ये आपका जार ए है और ये जार बी है, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ए जार में कितने बनाए? 3 बनाए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 8 डिफरेंट वेज हैं। कितने वेज हैं हमारे पास? 8 डिफरेंट वेज हैं कि मालिक्यूल जो है वो इन 2 जार्स में अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। वो 8 वेज कैसे आए, कैसे पता चला? तो बेटे वो इस फार्मूले से पता चला, x रेशो पावर 4। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन ए में कितने मालिक्यूल्स हैं? 3। फिर आपने लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ जार्स कितने हैं? नंबर ऑफ जार्स बेटे यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? फार्मूला यूज़ करेंगे 2 रेशो पावर 3। 2x की जगह मैंने 2 लिखा क्योंकि नंबर ऑफ जार जो थे वो 2 थे। फिर हमने y लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए वो 3 थे। 2 को, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हमारा क्या आया? 8 आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 पॉसिबल वेज हैं कि हम लोग जो है, देर आर 8 पॉसिबल वेज कि आप लोग जो है इसको अरेंज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 रेशो पावर 5 होता तो इसका मतलब है हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 मॉलिक्यूल आ जाएगा। 2 की पावर 5 अगर होती यहाँ पे तो क्या आता? 100 मॉलिक्यूल्स आते। इसी तरह अगर आपके 100 मॉलिक्यूल्स हों तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे? 2 की पावर 100 कर लेंगे, उसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी तरह से जो है आपने इनका जो ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। और डिफ्यूजन जो है बेटे वो लार्ज नंबर ऑफ वेज हैं जिससे जो है मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं। और अरेंज करने के लिए जो फिनोमेना यहाँ पे यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? डिफ्यूजन यूज़ होती है। और ये जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ वेज, इसमें या तो पार्टिकल्स या एनर्जी दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें अरेंज होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसकी समझ आ गई आपको? अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका 6.11.2 1 हमने कंप्लीट कर लिया। 1 हमारे पास क्या था? डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो मैंने आपको समझाई। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी वैल्यूज़। जो डिफरेंट टाइप की एंट्रोपी वैल्यूज़ होती हैं उनका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनका कंपैरिजन हम किस मेथड से करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपकी बुक पेपर में, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, इसलिए इसको आपने लाजमी करना है। Entropies of different substances can be compared based on the number of particles, physical properties, and state. Small number of particles mean low entropy and vice versa. For example, calcium carbonate CaCO3 has high standard entropy 92.9 joule per Kelvin per mole than CaO, calcium oxide 39.7 kilojoule per mole. This is because the number of possible arrangement is lower than the number of particles is smaller. The entropy of substance having similar chemical nature is dictated by their hardness. Harder substances have lower entropy than softer one. Diamond has low entropy than graphite because it is much harder. Stronger forces result in limited vibrations in harder substance,
which decreases the probability of disorder. A substance has lower entropy in solid state than in liquid and gaseous state. The entropy of ice near its melting point is 48 joule per Kelvin per mole. For water it is 69.9, whereas water vapor just above the boiling point is 188.7 joule per Kelvin per mole. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है डैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एनोट्रॉपी वैल्यू। डिफरेंट टाइप की जो एनोट्रॉपी वैल्यूज़ हैं बेटे उनका कंपैरिजन जो है, अगर मतलब आपके पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और आपने उनकी एनोट्रॉपी की जो वैल्यूज़ हैं उनका कंपैरिजन करना है तो कैसे करोगे? तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज। वहाँ पे आपके 3 डिफरेंट वेज होते हैं, 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम लोग उनकी वैल्यूज़ को जो है, जो उनका डिफरेंट टाइप की जो एंट्रोपी वैल्यूज़ आती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। वो कौन कौन से? एक है पहला नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर 2 क्या है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और नंबर 3 क्या है उनका फिजिकल स्टेट। स्टेट क्या है कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या वो गैस है। तो जो स्मॉल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जिनका नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमने क्या, नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे नंबर है ना, 10 है या 100 पार्टिकल्स हैं। तो स्मॉल नंबर ऑफ़ पार्टिकल, पहले इसकी हेडिंग दे लो। यहाँ पे आपने हेडिंग दे लेनी है। अगर आपका नोट आता है ना तो बेटे आपने यहाँ पे हेडिंग दे लेनी है। नंबर 1 पे आप क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये 3 जो लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट, तो आप इसी की हेडिंग दे लो। नंबर 1 पे आप लिख लेना नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर किसी का भी जो आपके डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बेटे स्मॉल होंगे ना तो उनकी एंट्रोपी जो है वो लो होगी। क्या होगी? लो होगी। इसी तरह किसी भी सब्सटेंस के अगर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो हाई होंगे तो उनकी एंट्रोपी भी जो है वो हाई होगी। इज दैट क्लियर? ये लिख देना आपने। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप राइट करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 का कंपैरिजन हुआ है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दूसरी चीज़ क्या है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। दोनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर इन दोनों सब्सटेंसेस की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की कंपैरिजन किया जाए तो बेटे जो आपका CaCO3 है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी एनोट्रॉपी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो इसकी ज़्यादा हैं और इसकी जो हैं वो कम है। आपको मैंने बताया था ना, जिनके नंबर जो हैं पार्टिकल्स के स्मॉल होंगे उनकी एंट्रोपी भी कम होगी, जिनके ज़्यादा होंगे उनकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू देखो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वैल्यू के साथ यूनिट लिखना है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लाजमी लिखते होते हैं यूनिट। ये क्लियर हो गया? अगर आपका पेपर आता तो मैंने आपको क्या कहा कि आपने कैसे क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर 2 पे अगर आप राइट कर रहे हो तो आप हेडिंग दोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, मैंने बताया कि वो हमने जो रीडिंग की है बेटे फिजिकल, अगर हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो फिजिकल बेसिस, फिजिकल क्या है जो आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, आपको अपनी नेकेड आई से जो भी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, कलर है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी शेप है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की जो एनोट्रॉपी होती है बेटे केमिकली तो तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन जो अगर फिज़िकली हम देखें तो जो सब्सटेंस हार्ड होते हैं ना उनकी एनोट्रॉपी जो है वो लो होती है। ठीक है, उनकी एंट्रोपी क्या होती है? लो होती है। और जो हार्ड होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होगी? लोअर होगी। और जो सॉफ्ट होंगे उनकी एंट्रोपी क्या होगी? वो हायर होगी। ठीक है, हाई होगी। कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो किसकी दी हुई है? डायमंड की और ग्रेफाइट की। डायमंड और ग्रेफाइट की यहाँ पे एग्जांपल दी है। डायमंड की एंट्रोपी जो है वो लो है। क्या है? लो है। ग्रेफाइट की जो है वो हार्डर है। इसकी जो है ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो हार्ड है, डायमंड की एंट्रोपी जो है वो लोअर है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी बेटे, सॉरी, जस्ट एक कन्फ्यूजन हो गई है। मैं आपको क्या बता रही थी? मैं आपको बता रही थी कि हार्डर सब्सटेंस जो हैं उनकी एंट्रोपी क्या होगी बेटे? लो होगी। जो सॉफ्ट सब्सटेंस होंगी उनकी एंट्रोपी जो है वो हाई होगी।
कंपैरिजन हमने किसका किया है, डायमंड का और ग्रेफाइट का। किसका, डायमंड का और ग्रेफाइट का। डायमंड की जो एंट्रोपी है वो क्या है, वो लो है। क्यों, क्योंकि डायमंड जो है डैट इज़ हार्ड एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है एज कंपेयर टू डायमंड। तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। डायमंड की जो है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि डायमंड जो है वो हार्ड है। इसके अलावा एक और यहाँ पे भी बताया हो गया है कि वो अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है, इन हार्डर सब्सटेंस, तो जिसकी वजह से उनका जो डिसऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर किसको कहते हैं, एंट्रोपी को डिसऑर्डर कहते हैं ना। तो उनकी एंट्रोपी भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो हार्ड सब्सटेंस है। उसके बाद हम आते हैं अपनी तीसरी, हमने तीन कंपैरिजन ऑन द बेसिस, तीन बेसिस पे किए। पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फिर हमने नंबर 2 क्या किया, फिजिकल स्टेट, ये जो भी हमने पढ़ा डायमंड और ग्रेफाइट। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। व्हाट अ स्टेट, स्टेट बेटे कि किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अ सब्सटेंस हैज़ लोअर, ऐसा सब्सटेंस बेटे जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है उसकी एनोट्रॉपी जो है, एंट्रोपी जो है वो सबसे लो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ये आपने याद रखना है कि सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो सबसे कम होगी, लिक्विड और गैस की उससे ज़्यादा होगी। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो किसका किया है बेटे, वाटर का किया है। आपको आइस दी हुई है, आइस जो है वो वाटर ही है, लेकिन वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में होती है ना आइस, जो बर्फ़ होती है। तो एनोट्रॉपी ऑफ आइस दी हुई है आपको, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 48 जूल पर केल्विन पर वोल्ट। और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, उसकी कितनी दी हुई है आपको, 69। अब देखो अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये कम है, ये ज़्यादा है। ये कम क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड में है। तो जो सॉलिड स्टेट है उसकी एंट्रोपी जो है, उसकी वैल्यू जो है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड गैस। अच्छा, फिर अगला तीसरा भी बता दिया कि अगर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो गैस में इसकी एंट्रोपी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर एज एग्जांपल लिया, उसके तीनों स्टेट देखे हमने, सॉलिड भी देखा, लिक्विड भी देखा और गैस भी देखा। सॉलिड में सबसे कम थी इसकी, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और वाटर वेपर्स में सबसे ज़्यादा थी इसकी एंट्रोपी। इज डेट क्लियर। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पेपर में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट ये आता है। हमने एंट्रोपी पढ़ ली, एंट्रोपी की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है, मैंने भी आपको बताया कि मेजरमेंट ऑफ, ये एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, एंट्रोपी, डिफ्यूजन एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसका फार्मूला मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने क्या किया कि एंट्रोपी वैल्यूज़ का कंपैरिजन किस तरह करना है वो मैंने आपको बताया। कंपैरिजन को हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी और उनका स्टेट था। इज दैट क्लियर। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये पेपर में आता है तो बेटे आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग देके। इसके ऊपर हेडिंग दोगे नंबर ऑफ पार्टिकल, इसके ऊपर हेडिंग दोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हेडिंग आप लोग नंबर 3 पे क्या दे लोगे, स्टेट दे लोगे। इज डेट क्लियर। और हर प्रॉपर्टी की आपने जो है, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी आपने एग्जांपल जो है वो मस्ट आपने यहाँ पे लिखनी है। बाज़ औक़ात आपके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स आ सकती हैं कि कंपेयर द एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना और यही जो है ये लिख के आपने आना है। क्लियर। एंट्रोपी का टॉपिक हमने बेटे कंप्लीट कर दिया। टॉपिक के एंड पे यहाँ पे क्विक चेक आपको दिया गया है। क्विक चेक 6.8, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द एंट्रोपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेट एंड स्ट्रक्चर। इनके आपने, आपके पास 2 सब्सटेंस दिए हुए हैं, आपने इनकी एंट्रोपी का डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन बताना है, इन दोनों की एंट्रोपी का डिफरेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेट एंड स्ट्रक्चर, उनके स्टेट और स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, मैं आपको क्विक चेक 6.8 करवाऊंगी अभी, ठीक है। हम क्विक चेक 6.8 करते हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह मैं आप लोगों को हमेशा से हेडिंग दिलवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे क्या, क्विक चेक, ठीक है। यहाँ पे राइट करो QUICK क्विक, और यहाँ पे हम लिखेंगे चेक। क्विक चेक हम कौन सा कर रहे हैं, 6.8, अंडरलाइन करें इसको,
ठीक है। अब वन बाय वन हमारे पास यहाँ पे चार आपको जो है डिफरेंसेस जो हैं, चार आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उनके डिफरेंसेस बेटे आप लोगों ने जो है वो अब करने हैं। ठीक है, वन बाय वन हम करेंगे। पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, Br2 और साथ I2। ठीक है, नंबर वन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Br2। ठीक है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है आपको, ये I2 दिया हुआ है, और साथ आपको उनकी वैल्यूज़ भी जो हैं वो लिखी गई हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने नहीं लिखी, क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। आपने इनका डिफरेंस जो एंट्रोपी वैल्यूज़ में आता है उसको जो है आपने कंपेयर करना है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबके दो दो पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तो Br2 और I2 का लिखेंगे तो क्या लेंगे, हम करेंगे लिक्विड्स हैव, ये लिक्विड आपको दिया हुआ है ना, ये लिक्विड स्टेट में बुक में दिया हुआ है, और ये कौन से स्टेट में दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन करोगे, लिक्विड हैव मोर डिसऑर्डर देन सॉलिड। क्लियर। नंबर 2 उन्होंने क्या कहा था कि स्टेट भी बताना है और इनका स्ट्रक्चर भी बताना है। तो स्ट्रक्चर में आप लोग क्या बताओगे, बोथ आर डायटोमिक एंड सिमिलर इन कंप्लेक्सिटी। तो इनका जब हम लिखेंगे तो हम क्या बता देंगे, सो द स्टेट डोमिनेट, हमारे के पास क्या आ जाएगा कि Br2 ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कंपेयर टू I2। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि उसके दो रीज़न जो पूछे हुए थे आपसे स्टेट में, वो दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इनका कंपैरिजन कर लिया। लिक्विड जो है ये लिक्विड में है और ये सॉलिड में। लिक्विड जो है ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो Br जो है उसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा बताई गई है। नंबर 2 पे आपके पास क्या लिखा है, H2, और आपको क्या दिया हुआ है, H2 गैस स्टेट में, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, CH4 यानी कि मीथेन आपको दिया, डेट इज़ आल्सो इन गैस फॉर्म। अब इसके भी दोनों दो पॉइंट्स आपको बुक में पूछे, क्वेश्चन में क्या दो पूछे हुए हैं, एक स्टेट और एक उनका क्या पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो ये भी हम लिखेंगे H2, हम लिखेंगे सेम, इन ये दोनों के स्टेट सेम है, सेम स्टेट है, दोनों गैस में है, सेम स्टेट। ठीक है, बट अब डिफरेंस कैसे मैं बताऊंगी, बट मीथेन जो CH4 है बेटे, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इज़ मोर कम्प्लेक्स, बिकॉज आपने सही बिकॉज के स्पेलिंग लिखने हैं, अच्छा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बिकॉज इसके अंदर 5 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 5 नहीं है, उसके अंदर 2 हैं। ठीक है, 5 एटम्स हैं, मैनी वाइब्रेशंस हैं, ये रीज़न है। क्लियर, इन दोनों का स्टेट सेम है, लेकिन CH4 ज़्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि उसके अंदर 5 एटम्स हैं और उसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा है। फिर दूसरी क्या कंपैरिजन करना है, उनका स्ट्रक्चर देखते हुए, मोर, इसको हम कैसे राइट करेंगे, हम लिख लेंगे मोर असेसिबल माइक्रोस्टेट। तो हम कर देंगे CH4 जो है इज़ ग्रेटर देन H2 जो गैस में दिया हुआ। क्लियर, लिख लोगे। अब आते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 आपको बुक में क्या दिया हुआ है, Hg इन लिक्विड स्टेट, और साथ आपको दिया हुआ है सोडियम, वो उसका स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आप पहले ऐसे ही बताओगे, गैस वर्ड्स गैस, ये गैस है, और दूसरा क्या चीज़ आपको दी हुई है, एक सॉलिड है, और एक आपके पास क्या दिया हुआ है बेटे, एक सोडियम, और एक आपके पास है Hg। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था जब हमने कंपैरिजन किया था, तो मैंने आपको बताया था सॉलिड जो है सबसे लोअर होता है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है किसका, लिक्विड का और सॉलिड का। तो आप यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन करेंगे ना, तो हम लिखेंगे लिक्विड्स आर
more disordered as solid, या then solid लिख लो, ठीक है। लिक्विड आर मोर डिसऑर्डर देन सॉलिड्स। और दूसरा इसका हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो आपके पास Hg और सोडियम है, दोनों के दोनों जो हैं मोनोटॉपिक है, बोथ आर मोनोएटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल सिंगल, है ना, मोनोएटॉमिक है। तो हम इसका फिर क्या कंपैरिजन होगा कि Hg जो है वो मोर देन होगा सोडियम यहाँ पे, क्योंकि ये गैस स्टेट में था और ये सॉलिड स्टेट में था। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4 जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डैट इज, क्या पूछा है बेटे आपसे, SO2 एंड SO3। SO2 आपको दिया हुआ है गैस फेज में और SO3 आपको किस में दिया हुआ है, लिक्विड में, ठीक है। इसका भी हम इसी तरह कंपैरिजन करेंगे। गैस और लिक्विड का अगर कंपैरिजन करें तो गैस हैज़ हायर एंट्रोपी। गैस की ज़्यादा होती है ना, लिक्विड की, सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की उससे ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। गैस हैज़ हायर एंट्रोपी देन लिक्विड, ठीक है। दूसरा उनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाएगा, SO3 इज मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्योंकि गैस फॉर्म में है हमारे पास SO2, तो SO2 जो है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। SO2 ये बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस इसका आएगा, इसका आप डबल एरो लगाओ, SO3 लिक्विड। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, अपने 4 डिफरेंट जो चीज़ें थी, Br2 एंड I2, H2 देन CH4, गैस और गैस में दोनों की हुई थी, ये लिक्विड और सॉलिड में दिया हुआ था, ये भी गैस में था और ये भी गैस में था। ये आपका एक क्विक चेक था 6.8 बेटे, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। 4 पॉइंट्स आपसे, 4 डिफरेंट जो सब्सटेंसेस थे उनका कंपैरिजन आपसे पूछा गया था, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इन 2 टर्म्स में आपसे पूछा गया था कि आपने इनके स्टेट में और इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसकी वजह से इनके इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इनका कंपैरिजन करना है। ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का जो है वो मैं रिप्लाई कर सकूं, आंसर दे सकूं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एंट्रोपी चेंजेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।